हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, बढ़ते हैं आगे। गाइस हम लोग ये पढ़ चुके थे अपने पास में, अच्छा ये लिखवाया था, समझाया भी था मैंने ये वाला पार्ट, नोट किया था, समझा भी था इसको। ओके, कहां से, यहां से स्टार्ट किया था ना। मीनिंग क्लियर था इसका, ठीक है। तो ये वर्ड समझना, डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर है इसका। भाई स्वीट इक्विटी शेयर किसको बोलते हैं, टेल मी। ऐसे शेयर जो कंपनी कर रही है, किसको इशू कर रही है भैया, सिंपल सी बात है, तो इक्विटी शेयर ही ना। सुनो ध्यान से, है तो इक्विटी शेयर ही ना। अब इक्विटी शेयर में से एक पार्ट आप लोग अपने एम्प्लॉइज को बांट दे रहे हो, अपने डायरेक्टर को दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी के लिए कुछ काम किया। काम भी ऐसा किया कि उनकी वजह से आपकी कंपनी में वैल्यू एडिशन हुआ, आपकी कंपनी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बेनिफिट हुआ। इन शॉर्ट कहने का मतलब, इसलिए आप उन्हें या तो डिस्काउंट के ऊपर या फिर अदर देन कैश, दैट मीन उनके काम के बदले उन्हें शेयर इशू कर दे रहे हो। या पैसा बांटना चाहिए वहां पैसा ना बांट के उनको शेयर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड, सिंपल सी बात, किस लिए, टू नो हाउ, कोई पर्टिकुलर उनके पास टेक्नोलॉजी थी, कुछ नो हाउ था, कुछ अलग से पेटेंट पार्ट में था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया था, दैट इज द रीजन कि आपने उन्हें इक्विटी दे दी। अब वो इक्विटी क्या कहलाएगी, दैट इक्विटी विल बिकम द स्वीट इक्विटी, और शेयर कहलाएंगे स्वीट इक्विटी शेयर। याद रहेगी ये बात, मीनिंग क्लियर था इसका, डन, यस सर। आगे आते हैं, तो डेफिनेशन तक क्लियर था, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे कंडीशन के बारे में। भाई अगर आपको इक्विटी शेयर इशू, स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना है तो कौन कौन सी कंडीशन, क्योंकि इसी पे हमारा क्वेश्चन भी था कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके, जिन कंडीशन को फॉलो करके स्वीट इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। तो बात थी हमारे पास में, पहला का था नेचर ऑफ शेयर। पहले चेक कर लो शेयर का नेचर क्या है, सिंपल सी बात, हमने ये पढ़ लिया था शायद, आई थिंक सो, ये हमारा हो गया था ना, सेम क्लास सिक्योरिटी इशू की जाएगी, तो हो गया था ना। सर प्लीज आज की क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा, मेरा कर बेटा, रिकॉर्डिंग सारी ऑन कर रहा हूँ बेटा। ओके पार्थ, भेज दूंगा बेटा, पार्थी बेटा, ओके। अच्छा ये हो गया था ना, इन शॉर्ट क्या किसमें पढ़ रहे थे हमारे पास में, क्या, स्वीट इक्विटी शेयर मस्ट बिलोंग टू ए क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इश्यूड बाय द कंपनी। भैया जो कंपनी ने इश्यू कर चुकी है उसी क्लास से, अब ऐसा थोड़ी कि अलग से बनाओगे, लिसन टू मी, कंपनी जो क्लास ऑफ सिक्योरिटी इशू कर रही है नॉर्मली उसी के पास में सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी ही स्वीट इक्विटी के रूप में एम्प्लॉय डायरेक्टर को दी जाती है। नेक्स्ट इज पॉइंट था नेक्स्ट 2, ऑथराइजेशन किसमें आया, तो हमने पढ़ा इसके अंदर कि सर इश्यू इक्विटी शेयर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय, भैया एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही आप स्वीट इक्विटी इशू कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, ऐसा जो पास करोगे उसमें भी क्या होगा, मेंशन होगा कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, करंट प्राइस कितना है, कंसिडरेशन क्या रहेगा, या रहेगा भी या नहीं रहेगा। कह रहे सर द क्लास ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉय, जो जिन लोगों को आप इशू करने वाले हो वो कौन से डायरेक्टर होंगे, कौन से एम्प्लॉयज होंगे, इन शॉर्ट उन्हीं को ये पार्ट इशू किया जा सकता है, अदरवाइज इनके अलावा और लोग इसमें इंक्लूड नहीं हो। सिंपल सी बात, आपने क्या बेटा, बेटा क्लास ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय का मतलब होता है, सिंपल सी बात मुझे बता, होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद आ गया। तो कौन से वाले डायरेक्टर को कर रहे हो, कौन से वाले को नहीं कर रहे, मेंशन करना पड़ता है कि डायरेक्टर वर्ड लिखने का मतलब हो गया कंप्लीट बीओडी। अब मुझे बताओ तुम्हें, अगर अब एग्जांपल मुझे एक बात बता, अगर सिर्फ तुम्हें डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स को देने थे और तुम लिखी लो डायरेक्टर वर्ड, तो सब आ गया ना डायरेक्टर में, सारे सारे बीओडी पूरा आ गया। एम्प्लॉइज है बेटा, परमानेंट एम्प्लॉइज, हाँ, जो फुल टाइम के लिए इनको ऑक्यूपाई किया गया और जो इंडिया या इंडिया से आउटसाइड भी काम कर रहे हैं, किसी होल्डिंग में काम कर रहे हैं, सब्सिडरी में भी काम कर रहे हैं, वो भी इसके पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा, ये पार्ट लिखवाने वाला हूं। डन, नेक्स्ट पे आते हैं भाई, कंप्लायंस ऑफ द रूल्स और रेगुलेशन, कैसे, लिस्टिंग में क्या, अनलिस्टिंग में क्या, याद है पढ़ा था भाई, लिस्टिंग कंपनी में कौन फॉलो करवाएगा, टेल मी, सेबी, और अनलिस्टिंग में कौन करवाएगा, सीजी, याद है ये बात तो, ओके डन। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोविजन कौन कौन से एप्लीकेबल है, पहले बात करते हैं, राइट और लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन लगाने का पावर सेबी के पास में, लेकिन क्या करता है वो सारे के सारे राइट्स एंड शेयर। एग्जांपल, जो इक्विटी, सिंपल सी बात ना, जिस क्लास ऑफ इक्विटी शेयर को आप बाकी कंपनी इशू करती है उसी में से अगर स्वीट इक्विटी भी दिया गया तो स्वीट इक्विटी वालों पे भी वही सेम रेस्ट्रिक्शन, वही सेम लिमिटेशन, रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे। दैट्स इट, क्लियर है, ये हम पढ़ चुके थे, लिख लिया था हम लोगों ने, समझ में आया यहां तक, आगे बढ़े अब, ओके चलो हेडिंग बनाते हैं बेटा। हेडिंग बनाई थी हम लोगों ने, लिखो
प्रोविजंस कंटेन एज पर द कंपनीज रूल्स एक्ट 14। तो अभी जो मैंने बोला उसी पार्ट को लिखते हैं कि भैया कौन कौन से एम्प्लॉयज इसमें काउंट अप होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आता है, हेडिंग बनाओ, ई पार्ट का पार्ट नंबर 1 लिखते हैं। देखो बेटा, इश्यू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर टू हुम, किसको दिया जाएगा, किसको दे रहे हो? अभी बोला हमने कौन से, परमानेंट एम्प्लॉयज को। तो नोट करो बेटा, के नीचे लिखो, देखो स्वीट इक्विटी शेयर लिखना चालू। स्वीट इक्विटी शेयर कैन बी इश्यूड बाय ए कंपनी, तो पता ही है एम्प्लॉयज और डायरेक्टर को, इश्यूड बाय द कंपनी only to its directors or employees, only to its director or employees। और यहां पर एम्प्लॉय को स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि एम्प्लॉय कौन से वाले। लिखो एम्प्लॉयज में कौन से, फर्स्ट लिखो, इसका ए पार्ट लिखते हैं। देखो ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक परमानेंट एम्प्लॉय मतलब परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज गिवन या हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया। भाई कंपनी की ब्रांच अगर आउटसाइड इंडिया है, वहां भी काम कर रहा है, तो वो भी परमानेंट एम्प्लॉय ही कहलाएगा, और आउटसाइड इंडिया। नंबर 2 बेटा कौन से वाला, ए एम्प्लॉयज, द परमानेंट एम्प्लॉय, ए परमानेंट लिखा है बेटा, ए वर्ड लिखा है बेटा मैंने, दिस वर्ड इज ए। एक परमानेंट एम्प्लॉय होगा जो कि इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया के आउटसाइड भी काम कर रहा है, वो भी परमानेंट एम्प्लॉय काउंट होता है बेटा। अरे नहीं, वो कंफ्यूज किया, वो वर्ड क्या लिख दिया मैंने। चलो नंबर टू देखो, ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कौन सा, देखो चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो या ना हो, वेदर ए होल टाइम डायरेक्टर और नॉट। लेकिन इसके लिए बताओ मुझे, इसके लिए कहां पर मेंशन करना पड़ेगा, टेल मी। यस, और क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, याद रहेगा, वेरी गुड, नाइस। अगला मुझे एक बात बताओ, क्या जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो किसी सब्सिडरी का अगर पार्ट है तब भी वैलिड है या नहीं, एम्प्लॉय कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, क्या देगा? इवन ये कंपनी दे एम्प्लॉय वर्किंग इन ए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, तब भी वो एम्प्लॉय ही कहलाएंगे और इस कैटेगरी में आएंगे बेटा, उन्हें भी इक्विटी शेयर मिल सकते हैं, वैलिड है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। लिखो सी पार्ट लिखो, देखो एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर, एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर कौन से वाला, देखो वर्किंग इन ए सब्सिडरी और होल्डिंग कॉमा इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है ना भैया कि होल्डिंग कंपनी इंडिया में और मान लो सब्सिडरी कंपनी बाहर मिल जाए, लेकिन भी चांसेस और नॉट। नोट हो गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कौन सा, डी का फर्स्ट पार्ट था, डी का सेकंड पार्ट लिखते हैं हम। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 में हेडिंग लिखो, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग अलॉटमेंट, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग अलॉटमेंट। अब भाई शेयर हैं तो भैया प्रोसेस तो वही चलेगा, आपने अलॉट कब किया, अलॉट कब तक करने चाहिए,
अलॉटमेंट बेटा 12 महीने से ऊपर नहीं हो सकता, ध्यान रखना, लिख लो फिर भी, नोट करते हैं। देखो एसआर दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथोराइजिंग द इश्यू ऑफ, एसआर ऑथोराइजिंग द इश्यू ऑफ क्विड इक्विटी शेयर, authorizing the issue of sweet equity share because shall be valid for making the allotment, valid for making the allotment, कब तक लिखो, within a period of not more than 12 months, within a period of not more than 12 months। इसका मतलब कम से कम 12 महीने से, 1 साल से कम के टाइम पीरियड में इशू करना होता है आपको, अलॉटमेंट करना होता है। वो भी कौन सा, देखो, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर पास करने के बाद में 12 महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आपकी कंपनी ने एसआर पास कर दिया कि हाँ हम स्वीट इक्विटी इशू करने वाले हैं, तो उस केस में कहता भैया 12 महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए अलॉटमेंट वाला पार्ट, टाइम लिमिट है लो की साइड से। क्या कह रहा है बेटा, बोल क्या चीज, आवाज नहीं आई तेरी, कट रही है, हाँ बोल। फिजिकल शेयर बेटा इस टाइम नहीं है, ऑफिस में है। हाँ आई एम ऑल्सो हैविंग दी एमओआर भी मंगवा रखा है मैंने, बट मैं भूल जाता हूँ। आई कैन शो यू द सर्टिफिकेट ऑल्सो, ठीक है, आगे बढ़े। अरे हर्ष कह रहा दिखा, दिखाओ, अभी नहीं है बेटा, घर पे हूं अभी मैं, ठीक है, चलो आते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा, इसी में लिखो, अब यहां पे लिखो लॉक इन पीरियड, ये था टाइम लिमिट। अब थर्ड लिखो, थर्ड हेडिंग इज लॉक इन पीरियड। कितने टाइम तक आप अपने इन शेयर को, भैया सिंपल सी बात सुनना ध्यान से, आपने इश्यू तो कर दिया, लेकिन कितने टाइम तक आप, ये जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट कब, एक लॉक इन पीरियड लगा होता है, ठीक है, उस लॉक इन पीरियड के बाद वो ट्रांसफर करने, लेकिन उस लॉक इन पीरियड तक ये अपने शेयर को किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, याद रहेगी बात। हाँ चले आओ लिखते हैं, नोट करो, लिखो द स्वीट इक्विटी शेयर इश्यूड टू द डायरेक्टर, स्वीट इक्विटी शेयर तो दिए गए किसको, इश्यू टू द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय, लिखो shall be logged, shall be logged किसके लिए, फॉर ट्रांसफर, कि भैया आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इनको, फॉर ए पीरियड ऑफ, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, 3 सालों तक, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट करने के बाद 3 सालों तक नॉन ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं ये, लिखो। और ये बात मेंशन होती है बोल्ड लेटर्स के अंदर, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखो, एंड सच कंडीशन, such lock-in period, such lock-in period shall be mentioned in bold words on the share certificate। और जो शेयर सर्टिफिकेट इनको इश्यू किया जाता है बेटा, उस सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है
कि डेट ऑफ अलॉटमेंट ये है और ये लॉक इन पीरियड तक ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, नॉन ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। टाइम पीरियड याद रखना, क्योंकि टाइम पीरियड पे आपका एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है कि लॉक इन पीरियड कितना होता है, अलॉटमेंट का टाइम कितना होता है, ये टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन खेल सकता है एमसीक्यू वाला आपका। तो क्या बोला, टाइम लिमिट क्या है सर, यहां बोल्ड वर्ड स्पेसिफाई क्यों कर बेटा? प्रैक्टिकली एग्जांपल, नॉर्मल जब आप एग्रीमेंट सर्टिफिकेट देते हो वहां पे अलग से स्पेसिफिकली हाईलाइट, इसको नॉर्मली आप इसको बोल सकते हो हाईलाइटेड वर्ड्स। आई कैन यूज अ सिंगल वर्ड इंस्टेड ऑफ दिस एंड द वर्ड इज हाईलाइटेड वर्ड्स। ये हाईलाइट होना चाहिए कि कौन से हैं, नॉन ट्रांसफरेबल नेचर के हैं। ठीक है आकांक्षा? आकांक्षा जब पढ़ोगे तो दिखना चाहिए ना अलग से। नहीं तो फिर एक बात बता, स्वीट इक्विटी वाले शेयर का सर्टिफिकेट और नॉर्मल शेयर सर्टिफिकेट भी सेम ही हो गया ना फिर तो। डिफरेंशिएशन इजी हो। ठीक है, ओके आ गया, ठीक। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। डन हो गया, चलो नेक्स्ट। ये था ए 1 2 3, 3 के 4 लिखो बेटा, 4 लिखो। लिमिट्स ऑन इक्विटी शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर। फोर्थ इज लास्ट है ये, लिमिट्स ऑन स्वीट इक्विटी शेयर। बट मूवीज में शो होता है इंपॉर्टेंट थिंग स्मॉल लिखे। अरे शुभम बेटे, वो उनकी टेक्निक्स होती हैं ताकि वो जिन चीजों पे आपका ध्यान ना जाए स्पेसिफिकली, याद आया, ताकि बाद में वो ये बोल सके कि वी हैव प्रोवाइडेड यू एन रेफरेंस, आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है, ताकि बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन काउंट ना हो। ओ यस, चलें आओ लिखते हैं। मूवीज की बातें कर रहे हैं, बताओ। लिमिट ऑन स्वीट इक्विटी शेयर। अब लिमिट्स में वर्ड लिखो बेटा, कौन कौन सी लिमिट्स हैं ऐसे शेयर्स के ऊपर। फर्स्ट लिखो द कंपनी शैल नॉट इश्यू स्वीट इक्विटी शेयर। लिमिट मतलब कितने परसेंट तक इश्यू कर सकते हो। फर्स्ट लिखो द कंपनी शैल नॉट इश्यू स्वीट इक्विटी शेयर। The company shall not issue sweet equity share for more than 15% of the existing paid up capital। और पेड अप वाली भी कौन सी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बात इक्विटी की चल रही है। 15% से ऊपर का इश्यू नहीं कर सकता। लिखो इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो इसका डिफरेंस क्या है बताऊंगा, इसका मीनिंग क्यों लिखा है यहां पर, इन 1 फाइनेंशियल ईयर। सुनना बात, ध्यान सुनना मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं सर। देखो सुनो बात ध्यान से, याद रखने वाली बात है, पहले सुन लो ताकि तुम्हें याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, सुनो ध्यान से गाइज। कोई भी कंपनी कितने परसेंट पार्ट तक इश्यू कर सकती है स्वीट इक्विटी इन टोटल? टोटल की लिमिट है 25%। सुन लो ध्यान से, कंपनी की टोटलिटी के अंदर जितना उसने इश्यू करना था इक्विटी वाला पार्ट, टोटल जो है वो 25% से एक्सीड नहीं कर सकता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू 1 फाइनेंशियल ईयर, और कंपनी अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में स्वीट इक्विटी इश्यू करना चाहती है तो 15% से ऊपर नहीं कर सकती। दो बातें अलग है। इन 1 फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल में कितना मैक्सिमम लिमिट है, और कंप्लीट ओवरऑल लिमिट कितनी है, 25%। याद रहेगी बात, दो बातें याद रहेगी बातें। फॉर मोर देन शेयर, फॉर नॉट मोर देन आएगा बेटा, हाँ नॉट मोर देन। ठीक है, 15% से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और 25% में किसमें नहीं होना चाहिए, ओवरऑल के अंदर, एंटायर के अंदर। ठीक है, मतलब कंपनी पे लिमिटेशन है इस चीज को लेके, लिखो इसके अंदर, नोट करते हैं। लेकिन एक बात बता अतुलित, यहाँ पे हम नोट लिख चुके थे बेटा, यहाँ वर्ड ओनली नोट डाल चुका हूं मैं, एक नोट ये रहा। हाँ मोर देन। ओके, क्या लग रहा है स्पैरो? सर अपनी राइटिंग ठीक करके आओ। चले ओके, नहीं मेरी हैंड राइटिंग, अरे मैं पता है मुझे मेरी हैंड राइटिंग में दिक्कत है, कैसी कैसी बात कर, मैं एग्री करता हूं भैया, वो देखा भाईजान वाली मुन्नी, मानता हूं मैं बात को। ठीक है ओके, चलो आओ नेक्स्ट पे आओ, इसी में लिखो नंबर 2।
फोर्थ का सेकंड पार्ट लिखो, एट एनी टाइम। इसका मतलब है जब कभी भी चेक करोगे तो मैक्सिमम कितना नहीं होना चाहिए, बिकॉज द स्वीट इक्विटी शेयर एट एनी टाइम, द स्वीट इक्विटी शेयर shall not exceed 25% of the paid up equity share capital। ओवरऑल में 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक और लिख लो इसके नीचे, देखो ए स्टार्टअप कंपनी, जो ट्रेंडिंग है स्टार्टअप्स, शार्क टैंक वगैरह, स्टार्टअप कंपनी में इश्यू स्वीट इक्विटी शेयर, स्टार्टअप कंपनी में इश्यू स्वीट इक्विटी शेयर। भाई स्टार्टअप को तो राइट दोगे ना। अब सोच ध्यान से बात को, तुमने नोटिस किया हो शार्क टैंक आया था ना, उसमें क्या हो रहा था, बार बार वो अपनी इक्विटी बांट रहे थे, देखो आप लोगों ने, है ना, वो अपनी इक्विटी दे रहे थे लोगों को ना, किसी पैसा नहीं है, हमारी इक्विटी ले लो, हमें पैसा दे दो, रिमेंबर। तो स्टार्टअप के लिए तो कंडीशन अलग मिलेगी ना, कैसे नो बोलो, हाँ मिलेगी मिलेगी। तो कितनी है, आओ पढ़ते लिखते हैं। देखो, मैं इश्यू स्वीट इक्विटी शेयर not exceeding 50% of its paid up equity share capital, 50% of its paid up capital। वो भी कौन सा लिखो, up to 5 years, up to 5 years from the date of incorporation। अपनी इनकॉर्पोरेशन से 5 सालों तक वो 50% से ऊपर, स्टार्टिंग के 5 सालों में 50% से ऊपर का इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर सकते वो लोग। इसमें बेटा, इसमें ओवरऑल लिमिट लिए बेटा, ओवरऑल इतना देख, सुन ध्यान से, यहां फाइनेंशियल की बात नहीं आएगी ना स्टार्टअप के अंदर बेटा। स्टार्टअप को इनिशियली फंड चाहिए होता है बेटा, समझ रही है क्या बोल रहा हूं, स्टार्टअप को इनिशियली फंड चाहिए होता है। हाँ बोल बेटा, स्टार्टिंग 5 इयर्स बेटा, स्टार्टिंग 5 इयर्स। सुन ध्यान से एक बात बताऊं, देख क्या होता है, शुरू शुरू में, आकांक्षा करिए, आवाज गई, अब आ रही है आवाज बेटा, ओके। एक बात सुनो जो बोलने वाला हूं बेटा मैं, देख जनरली एक बात बता, अगर तुम हम सब मिलके एक स्टार्टअप चालू करते हैं, थिंक अबाउट वन, ठीक है, हमने एक स्टार्टअप चालू किया, तो स्टार्टअप में एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होगा, अब शुरू में मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हें बांटने के लिए, क्योंकि हमारी इक्विटी हम देने वाले हैं किसको, इन्वेस्टर्स को, रिमेंबर। लेकिन तुम्हें क्या दूं बताओ, तुम्हें क्या दूंगा मैं, तुम मेरे पास में क्यों जुड़ोगे, तुम मेरे साथ में क्या नया इनोवेशन, एग्जांपल मैं कहता हूं, मान लो हम एक नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, टेल मी, सुनो ध्यान से बात को, आकांक्षा आवाज आ रही है बेटा, ठीक है, एक बार सुन लो, सारे सब सुन लो पहले, फिर स्क्रीन दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है, किसने बोला था स्क्रीन दिखाने के लिए, आकांक्षा, ओके ठीक है। सुनो, एक छोटी सी बात समझना जो बोलने वाला हूं, नॉर्मली तुम लोग मेरे साथ में आ रहे हो क्योंकि हम एक एप्लीकेशन बिल्टअप कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मेरे पास में कुछ टेक्नोलॉजी, मेरे पास में कुछ, तुम्हारे पास में, किसी के पास मैनेजमेंट की नो हाउ है, किसी के पास टेक्नोलॉजी को लेके, किसी के पास नया क्रिएटिव आइडियाज हैं, तुम लोग साथ में आ रहे हो क्योंकि तुम सबके साथ में मैं काम करने वाला हूं, तुम सबके साथ में मिलके मैं काम करने वाला हूं। अब बात यहां पर ये आई कि सर प्रैक्टिकली स्टार्टिंग में तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तुमको बोलो कौन से वाले दूंगा, इक्विटी। तो अब अपने एम्प्लॉइज को या तुम्ही डायरेक्टर्स को मैं अगर शेयर दे रहा हूं इक्विटी वाला, तो कौन सी इक्विटी होगी वो, समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर है, ओके। तुम तो नहीं कहोगे ना कि नहीं नहीं एमआरपी पे, मार्केट से खरीद लेंगे एमआरपी पे, तो हम तुमसे क्यों लेंगे। वेरी गुड हर्षिता प्रतीक्षा, क्लियर हो गया। नहीं आकांक्षा, वो लिमिट कॉमन रहती है बेटा, यहाँ 50% ओवरऑल लिमिट है, तो यहाँ पे 5 साल लिख दिया ना, स्टार्टिंग के 5 साल के लिखा गया बात बेटा, यहाँ पे हमने 1 साल 2 साल नहीं लिखे, समझ रही है बात ध्यान से, स्टार्टिंग में सीधा 5 साल लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो गया, पहले एक क्या कह रहे हैं,
नहीं कर सकती 5 सालों के अंदर। यस, वो बाद में अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर, वो बाद में अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो एक बात बता, कोई कंपनी आज स्टार्टअप है तो ये थोड़ी हमेशा स्टार्टअप ही रहेगी वो। समझ में आ गया ना, इसलिए 5 साल लिखा गया, इसलिए 5 साल लिखा गया। उसके बाद में अप्लाई ये हो जाएगा उसके ऊपर, दिस विल बी अप्लाइड। ठीक है, यस वो दोनों साथ, यस ये दोनों साथ के पॉइंट है। एप्लीकेबल ऑल दी कंपनीज। नीत क्या बोल रहा है, अभी कॉलेज से आया हूं सर, क्या ऑल द प्रीवियस। हाँ बेटा देखना, नहीं हमने ये सब लिखा है बेटा। हाँ बोल बेटा। यस, करते नहीं तुमने, अगर तुमने नोटिस किया हो, शार्क टैंक देखा आप लोगों ने, शार्क टैंक आया था, देखा था? नहीं देखा? देखा? जाके एक बार यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। शार्क टैंक में बहुत जगह ऐसा हुआ कि दो लोग खड़े हैं, अपने प्रोजेक्ट को नया लेके आए हैं, तो उनसे पूछा कि तुम्हारे इक्विटी कितनी कितनी है, तो उसने बोला मेरे पास 100% थी, 50% मैंने इसको दे दी। नोटिस करना, ये नहीं सुना होगा 60 इसको दे दी। समझ रहे हो? जिस पर्सन ने चालू किया उसने अपनी इक्विटी डाइल्यूट की थी इक्विटी के नाम पर, तो मैक्स टू मैक्स किसी दूसरे पर्सन के पास है 50 से ऊपर की नहीं थी उसके पास। समझे? हाँ बोल। नहीं नहीं नहीं, टोटलिटी पूरा बेटा, ऐसा थोड़ी होता है सारा ही बांट दूंगा बचेगा क्या? हाँ हाँ, कर सकता हूँ, कर सकता है, यस। करती है कंपनी, ऐसे ही करती है बेटा, सुन ध्यान से। स्टार्टअप मेनली ऐसे ही काम करते हैं, स्टार्टअप एकदम से पूरी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करते। इक्विटी बहुत मैटर करती है बेटा। अभी नॉर्मली आपने उस शार्क टैंक का डायलॉग देखा होगा, बताता हूँ। शार्क टैंक में बोला गया कि बहुत से लोग आए, बोला इक्विटी लेनी है, ले लो जी। वो कितने करोड़ रुपए चाहिए? 10 CR चाहिए। आए थे इक्विटी 5% देने के लिए और देके चले गए 35% इक्विटी देके चले गए नेगोशिएशन के अंदर। हाँ, तो नॉर्मली होता है। यस, आइसक्रीम वाला वो दिल्ली का ही था, सुन ध्यान से। अब मैं बोल रहा हूं, सुनना एग्जांपल के लिए, सब बच्चे सुनना ही बात को, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा वो भी सुन लो। नॉर्मली जब स्टार्टअप कंपनीज आती हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स मांग रही हैं, इन्वेस्टिंग की फंडिंग मांग रही हैं, तो होता क्या ना प्रैक्टिकली, वहां बहुत सारे लोग थे। एक्चुअली इक्विटी की वैल्यू सबको पता नहीं होती है, क्योंकि आज तुम्हारा धंधा छोटा है, बिजनेस छोटा है, लेकिन जब कल कोई बिजनेस बढ़ेगा, एग्जांपल के लिए मैं, मुझे बताओ, एग्जांपल के लिए इफ आई अलॉटेड, मैं कहता हूं मान लो नीत है, नीत को मैंने 5% इक्विटी दी, जिसके लिए नीत ने मुझे 10 करोड़ रुपए दे दिए। नीत, यू विल हैव माई 5% इक्विटी इन रेस्पेक्ट ऑफ 10 करोड़ रुपीज, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ओके। अब मुझे बता नीत, कल को आज मेरा बिजनेस 20 करोड़ रुपए का था, लेकिन जिस दिन मेरा बिजनेस 2000 करोड़ का हो गया, उस दिन तेरा 5% कितना हुआ? टेल मी। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? 100 CR में चला गया तू सीधा सीधा। तो इक्विटी डाइल्यूट करना इतना नहीं, धंधा चलेगा, सिंपल सी बात है। और जब बिजनेस चलेगा, आपको लगता है बिजनेस नहीं चलेगा, डूबेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बांटते रहो इक्विटी। पर सिंपल सी बात, कोई इक्विटी डाइल्यूट करने को तैयार जल्दी से नहीं हो रहा ना, ज्यादा डाइल्यूट नहीं कर रहा, इन दैट केस ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है भाई। सिंपल सी बात, उस पर्सन को नॉलेज है, और सिंपल सी बात, आपकी इक्विटी और आप कितनी डिमांड करते हो, दैट विल बी, वो आपको क्या बताएगी, दैट विल प्रोवाइड यू एन एस्टिमेशन ऑफ योर वैल्यूएशन, कंपनी कितने करोड़ की है, कितने लैक्स की है। कुछ लोग तो ऐसे भी आए, बोले जी मैं अपनी इक्विटी दे रहा हूं, कितनी, 20%, कितने की, 5 रुपए के बदले। लोग ऐसे भी आए थे शार्क टैंक में तो। हाँ, द रीजन इज नॉट 5 रुपीज, दे डिडंट रिक्वायर्ड द, क्या बोलता हूं, उन्हें फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो इसलिए आए थे ताकि उन्हें एक मार्केटिंग पॉलिसी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मिल जाए और नाम बूस्ट हो जाए, और हुआ भी, वो सेल भी बढ़ी। बोल बेटा, वैल्यूएशन तो किया, हालांकि तू एफएम में सीखेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखोगे आप लोग। तो क्या होता है ना, वैल्यूएशन निकालेंगे, जितना मैं मांग रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, मैं कितनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहा हूं, और इक्विटी के कंपैरिजन में मैं कितना परसेंटेज निकालना। मैंने कहा 5 करोड़ रुपए, 10% इक्विटी, तो इसका मतलब माई 5% इज इक्वल टू 10 CR। तो हाउ मच? 100% निकाल लेगा? 500 गया ना, ऐसे निकलती है।
वो ऐसे नहीं होता बेटा, वो एक्चुअली क्या होता है कि कितनी डिमांड कर रहे हो, कोई 2.1.5%, 1. मांगना अलग चीज होती है, वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर होते हैं बेटा। वैल्यूएशन बोलने में काम नहीं चलता, बाद में आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपकी वैल्यूएशन करते हैं प्रैक्टिकली, आपके अकाउंट्स को देखकर, धंधे को देखकर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर वो निकालते हैं। हाँ, आकांक्षा कह रही कुछ समझ, आकांक्षा, आकांक्षा डाइल्यूट का मीनिंग है कि मैं अपनी इक्विटी बांट रहा हूं बेटा। आकांक्षा ठीक है बेटा, मैं अपनी इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बांटे जा रहा हूं पैसे के बदले। ओके, अच्छा ये तो मैंने एक बेसिक पॉइंट बीच में लिया, सिर्फ इसलिए लिया था कि तुम्हें क्लियर हो कि स्टार्टअप। नीट बेटा नोट हो गया तेरा? फिर ये भी लिखा हम लोगों ने, लिमिट लिखा है, अभी समझाया नहीं है। और इसमें मैंने समझ में आया कि स्टार्टअप वर्ड क्यों यूज किया। स्टार्टअप की बात हमने इसलिए क्योंकि यहां पे स्टार्टअप वर्ड आ गया था बेटा। ठीक है, हाँ, दिस इज माय वेंचर, जो तुम्हें ऊपर नाम दिख रहा है। यस, ओके, चले आगे बढ़े। क्या शुभम? नहीं 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 बेटा, कम नहीं, ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही कम नहीं होता। सुन ध्यान से, 5 साल तक कंपनी टिक जाए ना, तो उसके बाद क्या करती है वो बाईबैक कर लेगी ना बेटा। हाँ, वो बाईबैक कर लेती है, पागल थोड़ी है, वो बांटे रखेगी पूरा शेयर। आकांक्षा के स्टार्टअप का डिटेल एक्सप्लेनेशन है? नहीं आकांक्षा बेटा, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास में, सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने जिक्र, नाम आया तो मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया थोड़ा बहुत। नीत कह रहा है, मैंने कहा नीत बेटा यहां से चालू किया हमने, ये स्टार्ट किया बेटा, प्रोविजन कंटेंट से लेके रूल्स एक्ट से लेके, फिर हमने ये टाइम लिमिट वाली बातें की, ठीक है, फिर हमने इस वाले पार्ट को किया जो भी लिखा, भी इसके बाद आगे चालू करूंगा मैं। तो ये जो पार्ट था ना खत्म हो गया यहां से, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ले लेना स्क्रीन, चले, ओके, ये पार्ट खत्म हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आओ, हेडिंग बनाओ। अब है बात किसकी? प्रेफरेंस शेयर को लेके, सेक्शन नंबर 55, 54 खत्म हो चुके हैं। नाउ कम्स टू, आइए बात नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लिखते हैं बेटा रिडीमेबल, आई थिंक क्लास रुकने वाली कोई नहीं, चलो लिखते हैं, देखो रिडीमेबल, रिडीम करने की बातें कर रहे हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, इक्विटी की बात है बहुत सारी हो गई, प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं, इसको लेके भी प्रोविजंस है बेटा, सेक्शन 55। तो इसमें फर्स्ट पार्ट लिखो, ए पार्ट बना के लिखो, हेडिंग लिखो ए पार्ट के अंदर, लिखो कंडीशंस फॉर, क्या बेटा? हाँ वो खत्म हो गया बेटा, डन, खत्म हो चुका, इतना ही था। हाँ बताऊंगा, समझाऊंगा, समझाऊंगा उस पार्ट को मैं, ठीक है, ओके। तो लिखो नेक्स्ट, लिखो बेटा इसमें रिडीमेबल में लिखो प्रोविजंस कौन से वाले, नोट करो, कंडीशंस फॉर, हेडिंग बनाओ, कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ, कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, दैट इज लीगल कंडीशंस है ना, फुलफिल किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के लिए। लिखो इसे बेटा, फर्स्ट नोट करो, लिखो इश्यू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज प्रोहिबिटेड। रिडीमेबल नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूं इररिडीमेबल। हाँ निधि, वेरी गुड, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली, नाइस, अरे वाह, लिखो बढ़िया बेटा, लिखो इश्यू ऑफ, फर्स्ट लिखते हैं, इश्यू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज प्रोहिबिटेड, इन्हें नहीं कर सकते आप। रिडीमेबल तो अलाउड है, इरिडीमेबल अलाउड नहीं है। नंबर 2, देखो द टर्म प्रेफरेंस शेयर, द टर्म ऑफ, टर्म है टाइम पीरियड, टर्म बोले तो टाइम पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑफ प्रेफरेंस शेयर shall not exceed
शैल नॉट एक्सीड, देखो 20 ईयर्स, 20 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। हालांकि ये टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन अलग हो जाएंगी। लिखो थर्ड, लिखो इसी के नीचे लिखो, द टर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, द टर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, द प्रेफरेंस शेयर shall या may exceed 20 years, 20 साल से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कब? लिखो, नोट करो, इफ सच प्रेफरेंस शेयर, याद करो स्केड्यूल नंबर 6 किसके लिए था, याद है किसी को? इफ सच प्रेफरेंस शेयर आर इश्यूड फॉर, बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, याद आया? हम बताया था, हालांकि आएगा सीए फाइनल के अंदर ये वाला पार्ट। हाँ फर्स्ट डे बताया था मैंने, फर्स्ट डे बेटा, यस। इश्यूड फॉर, लिखो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इस पर्पज के लिए इश्यू किया था, देखो विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 6, which is specified in schedule number 6, the 7th schedule syllabus। अभी आप 3 पढ़ने वाले हो खाली, पता है ना आपको? तो शेड्यूल 6 में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए आप पैसा ले रहे हो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, दैट मे बी एक्सीड 20 ईयर्स, तो उस केस में 20 साल से ऊपर के प्रेफरेंस शेयर का टर्म हो सकता है, अदरवाइज 20 साल से ऊपर नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल नंबर 6 दैट इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, उसके अलावा 20 साल से ऊपर की लिमिट नहीं है आपका प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने वाली। और इरिडीमेबल तो क्या है, प्रोहिबिटेड है, उसको तो अलाउड ही नहीं है। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कांक्षा, क्या बोल रहा है वो? हद हो गई, तो तेरी स्क्रीन पे लेके तू बीच में आ रहा है? हाँ बता, इतनी भोली भाली प्यारी सी बच्ची, कुछ कुछ बोल रहा है तू, बताओ क्यों आकांक्षा, है ना बेटा? हाँ नहीं तो हाँ बताओ, किसी कुछ, कितनी भोली भाली, कुछ नहीं कहती किसी को, ये किसी को कुछ नहीं कहती है ना? तू भी आता है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करी तू भी ऐसे आता है बीच में हमारे। अरे नोट करो ना लाइक, प्रतीक्षा करे तू भी पहले बीच में आता है हमारे। वेरी गुड, चलो शुभम, आओ आगे बढ़े, नोटेड। चलो इसी में आगे लिखो बेटा, नंबर 2 मेंशन कर। अच्छा बताना मुझे, प्रेफरेंस शेयर की ऑथराइजेशन किस में लिखी होती है, एमओ या एओए? गैस लगाओ। नाइस, तो लिखो ऑथराइजेशन, क्योंकि सारी इंटरनल बातें कहां लिखी होती है, पहले पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और बेटा कौन सा, नहीं मैं अलग से लिखवा रहा हूं इसको, ए तो ए का बी लिख दो, बी, हाँ ओके सॉरी बेटा। क्यों? ये बेटा देख ले पहले, अब तुम कहोगे तब आगे बढ़ूंगा मैं, ओके चलो। ओ आकांक्षा जितनी चुपचाप बच्ची और है ही नहीं किसी क्लास में, क्या बात कर रहे हो तुम? कभी सुनने तुमने कभी सुनी है कि आकांक्षा की आवाज कभी सुनी है? लगा आकांक्षा ने बात की कोई? बिल्कुल नहीं, है ना आकांक्षा? हाँ नहीं तो आकांक्षा को पता है। हाँ समझा, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। आकांक्षा की बात को जो ना समझे वो ना समझ है ना? हाँ यस, कभी नहीं सुनी, अचिता भी कह रही है। चले अच्छा, अपार्ट फ्रॉम जोक, चलो आगे बढ़ते हैं, चले आगे, नोट हो गया ये, डन। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल्स, इन द आर्टिकल्स बोले तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन,
आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड है, ये होना जरूरी है, टू इश्यू द प्रेफरेंस शेयर, टू दी प्रेफरेंस शेयर। हालांकि ये बात पहले भी आ चुकी है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो तो आपके आर्टिकल से मेंशन होना चाहिए। अवॉइडेबल है, तू मार खाएगा बेटा, इससे लग रहा है मुझे। क्या चाहिए? अच्छा अच्छा, ट्रिपल ए। आकांक्षा कुछ नहीं है बेटा, इग्नोर। आकांक्षा बेस्ट पार्ट इग्नोर, दुनिया का सबसे बड़ा वेपन यही है, इग्नोर। खत्म, बाय बाय टाटा, है ना। आओ बताओ, इतनी प्यारी बच्ची कुछ नहीं कहती किसी को, सारे पीछे पड़ जाते हैं इसके। हाँ नहीं तो टेंशन मत ले, हर्षिता तेरे साथ में है, अंजलि तेरे साथ में, निधि तेरे साथ में, टेंशन मत ले बेटा। आओ आगे लिखते हैं, नोट करो इसमें, नेक्स्ट लिखो। चलो आओ लिखो, द कंप्लायंस प्रेस्क्राइब्ड, द कंप्लायंस prescribed by CZ under the Companies Act, Rules Act, under the Companies Rules Act, shall be followed in case of preference share, in case of issue of preference share. गाइस नॉर्मल सा बेसिक सा पॉइंट है, कौन कंप्लायंस अथॉरिटी है इसके अंदर? प्रेस्क्रिप्शन कौन देगा? क्या बेटा? हाँ, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के केस में कंप्लायंस अथॉरिटी सीजी के पास में आ गई, प्रेस्क्रिप्शन सीजी देगी, दैट इज नाम से क्लियर है, एमसीए। ठीक है, आगे लिखते हैं, नोट करो, लिखो, हेडिंग बनाओ, कंडीशन। ये हो गया कौन सा पार्ट था? ए बी सी, सी कर लिखो डी, नहीं एक सेकेंड, ये हो गया था ए पार्ट, ठीक है आगे लिखते हैं इसमें, नेक्स्ट नोट करो बेटा इसमें। अब हम लिख रहे हैं बी पार्ट, बी बोले तो सेकंड पार्ट, देखो कंडीशंस फॉर कंडीशन। हाँ बेटा मैंने उसमें नंबरिंग ऐसे ही कर दी थी, मैंने इसमें ए बी सी लिख दिया ना शायद इसमें, तो एक काम करो, इसको लिख लो नंबर 1, राइट द वन नंबर 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अगेन यहां लिख दो नंबर 2। ठीक है, चलो ठीक है, देखो बेटा, कंडीशंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंडीशंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, conditions for redemption of preference share, लिखो, नोट करो इसमें क्या कंडीशंस है, फर्स्ट नोट करो, लिखो पहला, फर्स्ट इज, लिखो नो ऑथराइजेशन। अब भाई पेमेंट करने के लिए मांगोगे, परमिशन चाहिए तुमको पेमेंट करने के लिए भी, सोचो, है ना, पेमेंट के लिए क्या परमिशन मांगोगे? नो ऑथराइजेशन is required in the articles, इश्यू करने के लिए चाहिए था ऑथराइजेशन, लेकिन पेमेंट करने के लिए नहीं चाहिए, आर्टिकल्स टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। याद रखना, इश्यू करने के लिए चाहिए लेकिन पेमेंट करने के लिए नहीं चाहिए। नंबर 2 लिखो इसमें, जो निधि, शायद निधि ने बताया था, फुल्ली पेड होने चाहिए सर, ने बताया था ये बात, प्रेफरेंस शेयर ने बताया था, बच्चे ने बोला था मुझे, कौन था वो, किसने कहा था फुल्ली पेड वाला पार्ट? रिया या निधि, कौन था? ओके वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखो प्रेफरेंस शेयर, अब तुमको भी याद रहेगा पता है, कैन बी रिडीमेबल। हाँ हाँ, अब तुमने जब नाम बोला ना मैंने, किसने बताया तुम्हें पॉइंट याद रहेगा, निधि की वाले पॉइंट आया था बीच में, हमने भी याद हो गया, रिडीमेबल ओनली इफ
दे आर फुल्ली पेड अप। हाँ बेटा ऐसे याद आएगा पेपर में, टेंशन मत ले। जब एग्जाम में बैठोगी ना तो तुम्हें जितनी बातें हुई ना टेढ़ी मेढ़ी वो सारी याद आएंगी, खासकर भालू वाला टॉपिक याद आया, भालू नागिन वाला टॉपिक की बात की थी हमने, ऐसे याद आएगा तुमको। एंड डोंट वरी, चीजों को याद करते रहो। देखो लो में चीज क्या सीखी, पहले पढ़ो याद करो, उसके बाद प्रोविजन याद करो, प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन को डायरेक्टली याद मत करना बेटा, रिटेन नहीं होगा, खुल के बोल रहा हूँ। ये गलती ऑल ओवर इंडिया हर बच्चा करता है, वो प्रोविजन को याद करने की कोशिश करता है फर्स्ट डे से, बिना उसे समझे किसी, क्योंकि ये बात शुरुआत से बोल दी गई है कि लो मतलब लीगल लैंग्वेज, वैसा ही याद करना है वैसा। अरे भाई मान लिया वैसा याद करना है वैसा लिखना है, लेकिन तो समझ में ही नहीं आएगा तो क्या लिख के आऊंगा। हाँ हाँ, भालू को नहीं बोलते। अब मुझे एक बात बताओ, रेड लाइट जंप नहीं करनी, ये बात तुम्हें बुक में लिखवाई थी किसी ने, या तुम्हें पता है पहले से? पता है ना, है ना? अब तुम इस प्रोविजन को याद, तुमने पहले प्रोविजन याद किया, तुम्हें पहले बात समझी कि नहीं करना, है ना? देख बेटा पुलिस ने पकड़ लिया उसको। अब जेब्रा क्रॉसिंग होती है, एज पर द व्हीकल एक्ट, जेब्रा क्रॉसिंग पे, रेड लाइट के टाइम पे जेब्रा क्रॉसिंग पर भी आपकी गाड़ी का टायर भी नहीं आना चाहिए। अभी बात सबको तो नहीं पता। हाँ मामा नहीं जंप करते, हाँ मामा नहीं रहते तो जंप करते, वेरी गुड बेटा। अब सोच के देखो ना प्रैक्टिकली, अब वो लाइन जब टच होती है, वो लोग सबको तो नहीं पता, बट पहले बताया जाएगा तब प्रोविजन याद रहेगा ना उसका। कभी कभी, कभी कभी जब लगता है कि गाड़ी अब रुकेगी नहीं, चलने दो, निकलने दो अब। हाँ रोकने का मतलब भाई ना, पकड़ा है नहीं, पकड़ा है नहीं मैं, ना ना ना। लोग पढ़ा के पकड़े गए तो मतलब क्या बनता है बता बेटा फिर। हाँ रोका है, डिस्कशन किया, टूट गए। हाँ डिस्कशन किया उसे, उसे व्हीकल एक्ट की नई अमेंडमेंट पूछी मैंने, उससे मैंने डिस्कशन किया कि आपको ये रूल पता है, इसके अकॉर्डिंग आप ये नहीं कर सकते थे, आपको पता है मेरे पास डिजिटल वाले पार्ट में इतने दिन के अंदर मिल सकता है। वो बोला ओके सर ठीक है। चलो आप। मैंने ट्राई किया है, रोका रोका तो काफी बार रोक लिया, ऐसा नहीं रोका, ठीक है, लेकिन हाँ छोड़ दिया, बोला सर ओके सर, थैंक यू सर, ऐसे करके थैंक यू सर, चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। कंडीशन में पहला नंबर 2, नेक्स्ट लिखो बेटा, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन में लिखो, हेडिंग बनाओ इसमें, इसी का पार्ट लिख लो, मतलब इसी का पार्ट लिखो, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन। हाँ इसी का पार्ट है बेटा, और इसी के पार्ट में सब पार्ट बना रहा हूं मैं। देखो, आउट ऑफ द प्रॉफिट, कहां से होगा पेमेंट? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अगर प्रॉफिट बचा हुआ था डिविडेंड देने वाला, वहां क्या बेटा आगे आएगा, वो लिखवा रहा हूं, यार मेंटेन करना पड़ता है इसके अंदर, यस। चलो नेक्स्ट इज लिखो, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, कंपनी काफी बार पेमेंट देने के लिए फ्रेश इश्यू भी कर देती है, पैसा वहां से आएगा, क्यों अपना पैसा खत्म करे, नया लेके आते हैं उसमें पेमेंट कर देंगे। यू आर मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडम्पशन, फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडम्पशन। नोट हो गया? आगे चलो, डन डन डन। नेक्स्ट पे आओ, लिखो इसमें, इसी के अंदर लिखो, खत्म नहीं हुआ अभी है, आगे लिखो, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, ये पार्ट सोर्स के बाद लिखो, प्रीमियम की बात, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। पेमेंट कर रहे हो तो दो प्रीमियम उनको, इसमें लिखो, 2 पॉइंट लिखो, इसी के अंदर पार्ट बनाओ, पार्ट में बना के लिखो। नंबर 1 लिखो, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी,
या फिर याद करो प्रीमियम के लिए पैसा के लिए कौन सा अकाउंट बनाया था आप लोगों ने? वेरी गुड, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अभी नोट करते हो, फिर आगे लिखूंगा, समझाऊंगा बाद में, फिर फटाफट से नोट करते हैं। नेक्स्ट लिखो, या फिर क्या है, लिखो क्रिएशन ऑफ सीआरआर, आ गया ना वर्ड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। हालांकि आपसे सेपरेट पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को लेके कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। एग्जामिनर के फ्रेम में सिंगल क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को ये आइडिया तो मिल गया होगा, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन स्टार्टिंग से फ्रेम करे, वो चाहे तो क्वेश्चन को किसी मिड टॉपिक से उठा के पूछ सकता है। यस प्रियांशु, वेरी गुड प्रियांशु बेटा। हाँ, इसी के अंदर का पार्ट है बेटा, इसी के पार्ट में चल रहा है, कंडीशन का पार्ट चल रहा है, ठीक है। अभी हम बात करें रिडम्पशन, चेक करना, बात चल रही है कि पेमेंट को कैसे रिडीम करते हो, ठीक है। आगे आओ, तो लिखो बेटा क्रिएशन ऑफ सीआरआर में लिखो, पहला फर्स्ट नोट करो इसमें, लिखो लिखो क्रिएशन ऑफ सीआरआर इज मैंडेटरी, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज मैंडेटरी। कब लिखो? इफ द प्रेफरेंस शेयर, if the preference share are redeemed out of profit। अरे एक बात बताना, ये रिजर्व बनते कहां से हैं? टेल मी, रिजर्व कहां से आते हैं? पैसा कहां से आता है उसका? प्रॉफिट से, सिंपल सी बात है ना। तब प्रॉफिट से ही पे करने वाले तो रिजर्व बना के रखो ना, उसके लिए एडवांस मैंडेटरी है, बनाना पड़ेगा। रिमेंबर क्या बेटा बोल? देख सुन, एज पर लीगल पार्ट बेटा, अगर आप यहां पे एक वर्ड ध्यान से पढ़, लाइन पूरी पढ़ आकांक्षा। अगर प्रॉफिट में से पे कर रहे हो तो मैंडेटरी है आकांक्षा, इसका मीनिंग ये निकलता है बेटा, सीआरआर इज मैंडेटरी कब? अगर इफ पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट में से नहीं दे रहे हो, फ्रेश इश्यू करके दे रहे हो, तो रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है। डन? यस ने भी हर्षिता, क्लियर? यस, आगे लिखो, यस लिखो, ये हो गया क्रिएशन वाले पार्ट में। इसमें एक लाइन और लिखो, इसी के पार्ट में लिखो, मतलब इसी का पार्ट नंबर ए लिखा ना, बी पार्ट लिखवा रहा हूं क्रिएशन वाले पार्ट में, इसमें बी पार्ट लिखो, लिखो अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी किसके बराबर होता है? अब कितना अमाउंट निकालोगे रिजर्व के नाम पे? लिखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो पता ही है हमको, लेकिन अमाउंट भी पूछ सकता है कितना निकालना है, रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। भाई कितना पैसा निकालोगे? मेन मुद्दा है नॉमिनल वैल्यू, जितनी प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू है उतना पैसा आप वहां से सीआरआर में डालोगे। ये हो गया कौन सा था? क्रिएशन। इसके बाद लिखो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इसी के पास चल रहा है, कैसे यूटिलाइज करोगे? देखो यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर, तो लिखो बेटा इसमें सीआरआर में भी यूटिलाइज्ड, नाइस, may be utilized only for the purpose of, भाई फुल्ली पेड बोनस शेयर वाला, only for the very very good purpose of issuing, क्या बोलो? फुल्ली पेड बोनस शेयर, इसको टू दी मेंबर्स। नेक्स्ट इज, इसी के पार्ट में लिखना है,
इसी में लिखो नीचे, ऑल दी प्रोविजन, all the provision of the act relating to reduction of share capital, सेम बात जो पहले आई थी कि यही रिजर्व बन जाएगा पेड अप कैपिटल। फिर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रिडक्शन, क्योंकि ये टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट बेटा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल shall apply to capital redemption reserve if CRR were paid the paid up capital, या were the CRR were the, ऐसा लिखो, were the paid up capital of the company। अगर पूरा पैसा बचा खुचा के यही हो उसके पास में, अगर किसी कंपनी के पास पैसा प्रेफरेंस के नाम का ही है बेटा, तो वही क्या बन जाएगी उसकी, टेल मी, बोलो। अगर कंपनी के पास में सारा पैसा प्रेफरेंस का ही है तो क्या बन जाएगा, दैट अमाउंट विल बी टर्म्ड एज, क्या बोलोगे, पेड अप कैपिटल कंपनी। डन, शुभम बोल। और दो वर्ड है ना, याद कर बेटा, रिडक्शन वाला पार्ट आएगा ना अपने पास में, कि ऑल्ट्रेशन अगर करते हो, याद कर एक प्रोविजन पीछे भी आया था हमारे पास में, अगर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो रिडक्शन वाले पार्ट में, अगर सीआरआर ही आपका मेन बैलेंस है, तो व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, कौन सी होगी, टेल मी। द सीआरआर फंड विल बी टर्म्ड एज द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया, यस, नाइस, नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हेडिंग क्या, इसी का पार्ट है नेक्स्ट में। देखो नोटिस, क्या बताओ, अब आप इतना सारा काम कर रहे हो, रिजर्व बना रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या इस बात की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं दोगे क्या बेटा। कहां पे सीआरआर वर, कौन से वाला बोल रहा है बेटा, सीआरआर वाला, लास्ट लाइन में वर लिखा है, WERE बेटा, देना पड़ेगा ना। तो लिखो, हेडिंग बनाओ, नोटिस टू रजिस्ट्रार, ये हो गया ना, क्या नोट, सबका नोट हो गया, देंगे 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 देंगे, यस। देखो, नोटिस टू रजिस्ट्रार, नोटिस टू रजिस्ट्रार, नोट करो, इसमें लिखो, लिखो लिखो, द नोटिस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हाँ बेटा, the notice of redemption of preference share, the notice of redemption of preference share is to be given to ROC, लिखो कैसे, कितने दिन में, लिखो within 30 days, within 30 days, number 2 in the prescribed form, number 3 along with, number 3 along with a copy of altered MOA। कल को मान लो अगर कैपिटल रिड्यूस की थी आपने, तो ऑल्ट्रेशन नहीं कराया गया वो, टेल मी। अगर कंपनी ने मान लो कहलाएगा ना, ऑब्वियस, तो उसमें बोलोगे ऑल्टर्ड एमओए, मेमोरेंडम चेंज किया आपने, एक सिंपल सी बात, कैपिटल क्लोज भी तो एमओए का ही पार्ट है, एंड इफ यू आर चेंजिंग द कैपिटल क्लोज, दैट सिंपली मींस यू आर चेंजिंग द ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन दैट विल टर्म्ड एज ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। जाना है बेटा, समझा दूं इस पार्ट को, लिख लिया, ओके। एक काम करो, आज लिखवा दूं इस पार्ट को, खाली समझ कर लेंगे मॉर्निंग में, बोलो, है ना, लिखवा दूं।
लिख लेते हैं, ठीक। चलो आगे लिखें, हेडिंग लिखो बेटा, ये हो गया क्या बेटा? ऑल्टर्ड यार, साथ में लिख दिया बेटा मैंने, ऑल्टर्ड एमओ। अब हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट लिखो। अब बताओ, अगर कंपनी अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तब प्रोविजन क्या है? देखो ये बात किसकी थी कि कैसे पे करोगे, कहां से पे करोगे, क्या मेंटेन करोगे, कौन सा रिजर्व मेंटेन होगा, किसको नोटिस दोगे, ये बात इसके रिगार्डिंग थी। दीज आर द कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर टॉपिक को चेक करोगे तो स्टार्टिंग में टॉपिक ये था कि वो लीगल प्रोविजन क्या है जो रिडम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए है। फिर क्वेश्चन ये आया कि भैया अगर कंपनी को पेमेंट करनी है तो कौन सी कंडीशन फुलफिल होंगी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है ना एग्जाम में कि सिर्फ बताओ पेमेंट के रिगार्डिंग, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग, हाँ आकांक्षा वेरी गुड बेटा, आएगा तो एनसीएलटी आएगा, यस। अब मुझे रिप्लाई करना, ये बात थी कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग कौन से प्रोविजन है, तो देन यू हैव टू राइट दीज प्रोविजन, जो हमने हेडिंग लिखा कंडीशन वाला पार्ट। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि अगर कंपनी अनेबल टू पे द अमाउंट, अनेबल टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, इन दैट केस व्हाट प्रोविजन विल बी फॉलोड, तो क्वेश्चन बन गया अलग, ठीक है? ओके क्या बेटा? एग्जैक्टली अगर नहीं किया तो क्या होगा उस केस में, वो है यस ऑब्वियस, वो तो आना ही आना है, उसके बिना काम चलेगा कैसे? ट्रिब्यूनल तो बेटा आएगा ही, कूद कूद के आएगा, वेरी गुड, लिखो। तो हेडिंग बनाओ नेक्स्ट, क्या बेटा? बेटी एनसीएलटी हमेशा एपेलेट ट्रिब्यूनल है, हाँ अप्रोच अपील कर सकता है उसमें। अगर आप एनसीएलटी ने आपका सोल्यूशन नहीं किया तब जाओगे ना वहां पे। तो हेडिंग बनाओ, बोलता हूं, लिखो पोजीशन ऑफ द कंपनी, ए पोजीशन, हेडिंग लिखो पोजीशन वेयर कंपनी इज अनेबल टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। हेडिंग बनाओ, पोजीशन, heading is position where a company is unable to redeem the preference share। अब शेयर होल्डर हैं, जाके चिल्लाएंगे कोर्ट में। तो अगर पेमेंट नहीं मिला उस केस में क्या पोजीशन है थी कंपनी की, इसको नोट करते हैं, वेरी गुड, नोट करो बेटा। तो फर्स्ट लिखो, ए पार्ट में लिखो इश्यू ऑफ फर्दर रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। जाओ दोबारा इश्यू कर लो, पेमेंट देने की बारी आ रही है, डर लग रहा है तो इसमें लिखो बेटा, नीचे लिखो, इसमें कुछ बातें लिखते हैं। फर्स्ट लिखो, वेयर कंपनी इज नॉट इन द पोजीशन टू पे, वेयर ए कंपनी इज नॉट in the position to redeem the preference share in accordance with the terms of the issue। जहां पे कंपनी नहीं कर पाई जो टर्म्स उसने रखे थे, टर्म्स ऑफ द इश्यू, जब इश्यू किया तो कहा था पेमेंट कर देंगे कर देंगे कर देंगे, तो भैया नहीं किया तो क्या होगा? कंपनी को राइट दिया गया, क्या बोलते हैं, द कंपनी में इश्यू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इश्यू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। हाँ बेटा, धोखा ही है, एक नहीं हुआ दोबारा गलती करो,
तभी तो, वो भी कितना लिखो, इक्वल टू द अमाउंट, वो भी कितना कर सकती है, लिखो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, अमाउंट कौन सी, ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ अनरिडीमेबल शेयर, जितने की पेमेंट करनी। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? नहीं अभी तो नीचे आएगा ना, अगर यहां पर भी गड़बड़ी कर दी तो क्या होगा, एनसीएल रहेगा बीच में फिर। शुरुआत में राइट दे दिया, एक काम करो भैया, नहीं पेमेंट नहीं हो पा रही है, अभी नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी अमाउंट के दोबारा इशू कर दो, इनको पेमेंट दे दो पहले, करेगी कंपनी डेवलपर शेयर, इतनी अमाउंट ड्यू है। हाँ रिया, वेरी गुड रिया बेटा, वेरी वेरी गुड। आकांक्षा कुछ बोल रही है बेटा आप? हाँ बेटे, बिना नोटिस के काम, आकांक्षा, आकांक्षा बिना नोटिस के काम हो ही नहीं सकता ना। हाँ ऑब्वियस कन्विंस करना पड़ेगा बेटा। अब अगर आज मैं तेरे को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो कन्विंस नहीं करूंगा तेरे को मैं, टेल मी, बताना पड़ेगा ना, तू वो वेट करेगा, हाँ थैंक गॉड मिल जाएगा, समझ गया? लेकिन नहीं हुआ उस केस में कहां जाएगा? आकांक्षा बता बेटा, नीत, अगर नहीं कर पाया तब कहां जाओगे? खत्म। तो लास्ट ऑप्शन तो है ना तुम्हारे पास में, ठीक है? बेटा अक्सर क्या होता है ना, बेसिक सुन ध्यान से, लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो बेसिस देख लेते हैं, अगर पहले वाले शेयर होल्डर जाएंगे, एग्जांपल मान लो होता क्या है ना, टाइम पीरियड आ चुका है पेमेंट करने का, लेकिन अभी तक कंपनी का पैसा प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, समझ बात को, इसका समझ, कंपनी ने पैसा लिया तुमसे प्रेफरेंस शेयर वालों का, ठीक है, मान लो मैंने कहा मैंने तुमसे 5 साल के लिए पैसा लिया था, अब 5 साल पूरे हो गए तो एज पर द टर्म्स ऑफ द इश्यू मुझे तुम्हारा रिडम्पशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट है जिसे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, कंपनी जिस कंपनी ने, वो प्रोजेक्ट 7 साल के बाद रिजल्ट देने वाला था, अब 2 साल बाद रिजल्ट आ जाएगा और कंपनी इस बात की बेसिस के ऊपर कि हाँ सर 2 साल के बाद में हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, नाउ प्लीज टेल मी तुम लोगे इन लोगे शेयर मेरे, समझ में आया? हाँ बोल बेटा। तो वही नीत ने क्या बोला, नीत ने वही तो बोला, कन्विंस कर लेंगे तो हो जाएगा ना काम, कन्विंस नहीं हुए तो करना पड़ता है उनको ये काम, समझ में आ गया? डन, आओ लिखते हैं इसको आगे, कितना, इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रेस्पेक्ट ऑफ अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्या बेटा? हाँ लिख सकते हो, यस। आगे लिखो, हो गया नोट? तो ये था इसका पार्ट का ए पार्ट, बी पार्ट लिखो, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, चलो आगे, नोटेड, चलो हेडिंग लिखो लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो ए पार्ट था ना, बी पार्ट लिखो, लीगल रिक्वायरमेंट्स लिखो इसमें बेटा, क्या क्या रिक्वायर्ड है, फर्स्ट लिखो कंसेंट ऑफ द होल्डर्स, कितने होल्डर्स, शेयर होल्डर कितने चाहिए आपको, मिनिमम कितने लगते हैं, 3/4, वेरी गुड, यस करेक्ट है, लिखो इन द वैल्यू ऑफ अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, भैया इतने लोगों का कंसेंट लेके आना पड़ेगा अगर इशू कर रहे हो तो, नए वाले, शेयर इज रिक्वायर्ड, ऐसे नहीं कंपनी का मूड क्यों कर लिया। नंबर 2, और क्या चाहिए, क्या एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं चाहिए आप लोगों को, वेरी गुड, द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड, नेक्स्ट, अब ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, लिखो द ट्रिब्यूनल दैट इज एनसीएलटी, इसी को बोलते हो आप लोग एलटी, द ट्रिब्यूनल शैल ग्रांट द अप्रूवल
वो अप्रूवल को ग्रांट दे देगा, ग्रांट कर देगा कि हाँ ठीक है कर लो भाई, कॉमा ऑर्डर ऑफ रिडम्पशन, ग्रांट देने का क्या बोलेगा, ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर दी रिडम्पशन forthwith of unredeemable preference share. Preference share. कौन से वाले लिखो, held by such person, held by such person who have not, जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया था, डिसेंटिंग टू द इश्यू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। भाई जो तैयार नहीं होने क्या बोलोगे, अब कोई कहता है हम तो एग्री होंगे ही नहीं, हमें तो हमारा पैसा आज ही चाहिए, तो उस केस में वो ऑर्डर पास कर सकता है कि पेमेंट कराओ इनकी, ठीक है। उसके साथ में एग्जांपल जैसे मान लो मैं कहता हूं इसका मतलब ये होता है, सुन ध्यान से, दो बातें, मैं एक तो तुम्हें अप्रूवल दे दूंगा कि ठीक है जो लोग एग्री हो रहे हैं उनको लेके, आकांक्षा वही बता रहा हूं बेटा मैं, सुन ध्यान से, एक तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि अप्रूवल दे रहा हूं कि ओके अगर तुम्हारे 75% शेयर होल्डर्स जिनको प्रेफरेंस वाले थे वो अगर एग्री होते हैं, ठीक है भैया, उनको आप उन्हें पेमेंट दे देना बाद में रिडीम करके। लेकिन मुझे बता, अराउंड एग्जांपल 75% की रिक्वायरमेंट थी, मैंने कहा 90% शेयर होल्डर एग्री हो गए तुम्हारी इस बात के ऊपर, कंसेंट मिल गया, नाउ प्लीज टेल मी, बाकी 10 कहते हैं हम तो नहीं मानेंगे जी, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अवर कंसेंट फॉर दिस, आप चाहे कुछ भी बोलते रहो, प्लीज टेल मी, उस केस में को क्या करेगा, एनसीएलटी विल ग्रांट, विल पास एन ऑर्डर कि अभी से तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से इफेक्टिव होके इफेक्टिवली आप उनकी पेमेंट करा दो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, कहीं से भी कराओ चाहे, अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करो क्या, हाँ कैसे भी करो, हाँ पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, समझ में आ गया क्या बेटा, नहीं बेटा सुन से, कंसेंट नहीं देने के बाद में, अब मेरी बात सुन, कंसेंट नहीं देखो, आप सिंपल सी बात, ये सारा सिस्टम कब चल रहा है समझो बात ध्यान से, ये थोड़ी कि भैया आज रिडम्पशन की डेट थी आज के बाद बात कर रहा हूं, नहीं सर, कंपनी को पता होता है रिडम्पशन की डेट किस दिन आने वाली है, पेमेंट कब करनी है मुझे, अब पेमेंट की डेट पास आ रही है और आप क्या कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, नहीं वेट नहीं करना, ये सारा प्रोसेस चालू हो जाना चाहिए, अप्रूवल के लिए डाल दो, एसआर पास कर लो, मैंने इसका मतलब 75% का मेजोरिटी कंसेंट भी, कंसेंट लेने के बाद जाओगे ट्रिब्यूनल के पास में, सुनो ध्यान से, बेवकूफी ये तो नहीं करेगी ना कंपनी कि कोई बात नहीं, पहले हम ट्रिब्यूनल जाते हैं फिर एसआर पास करेंगे, इज इट सो, टेल मी, नहीं ना, तो पहले अपने पास में कंसेंट ले लो, कंसेंट लेके ट्रिब्यूनल के पास जाओ कि देखो जी इतने लोग तैयार हैं, अब इसका मतलब जितने लोगों ने तुमने तैयार कर लिया, इसका मतलब बाकी लोगों को, तुम्हें पता है ना, कंपनी को पता है नहीं पता कि बाकी लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी, हाँ है ना, तो उसके लिए वो अपना डिफेंड करे, कैसे करेगी, जब प्रीमियम अकाउंट यूज करे, रिजर्व यूज करे, फ्री रिजर्व यूज करे, पेमेंट करो उसको, समझ में आ गया, ठीक है, डन डन डन, नोटेड, बोल बेटा, फोर्थ विथ यस बेटा, चले आगे, नोटेड, क्लास शायद रुकने वाली आई थिंक, शायद नहीं कर रहा हूँ, दो लाइन बची हुई है, बाद में लिखवा दूंगा, खत्म होने वाला है, मतलब टॉपिक लिखवा दूं, चलो लिखो, ओके नोट करो, लिखो, ज्वाइन कर लेना क्लास को, ठीक है अगर हो जाए तो।
लिखो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, ये खत्म हो गया बेटा। इसी के पार्ट के क्लास पार्ट बचा हुआ, लिखो प्रोविजंस, और स्पीड में लिखते हैं। प्रोविजंस कंटेन इन द रूल्स एक्ट, कंटेन इन द रूल्स एक्ट, कंपनीज रूल्स एक्ट। नए रूल्स आए थे। लिखो बेटा, नोट करो, इसके नीचे लिखो, थोड़ा स्पीड में लिखवाता हूँ तो आराम से लिखते हैं। क्लास खत्म भी होगी तो चालू कर लेंगे दोबारा से। लिखो बेटा, फर्स्ट लिखो, ए पार्ट बना के लिखो। ए पार्ट में लिखो, हेडिंग लिखो, लिखो कंडीशंस फॉर इश्यू प्रेफरेंस शेयर। रूल्स हैं ये, नए वाले रूल्स हैं बेटा। कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हालांकि रूल्स तुम पढ़ चुकी हो कि भैया एसआर पास करना पड़ेगा, हाँ या याद है बात? यस, तो लिखो, वही वाले पॉइंट आने वाले हैं दोबारा से, कुछ नहीं आएंगे हल्के से। नेक्स्ट लिखो। हाँ, तो बताओ मुझे, तो लिखो इश्यू शैल बी, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, इश्यू ऑफ शेयर शैल बी, इश्यू शैल बी ऑथोराइज्ड बाय पासिंग ऑफ एसआर इन जनरल मीटिंग। और जीएम बोले तो एजीएम और ईजीएम दोनों हो सकता है। नंबर 2, देखो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, में लिखो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो देयर मस्ट नॉट बी, there must not be any subsisting default, must not be any default, लिखो सीधा default in respect of, भाई कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, किस में लिखो फर्स्ट, in respect to number 1, respect to the number 1, ए पार्ट लिखो, the redemption of preference share, जो पहले किए थे, the redemption of preference share issued before, आपने पहले का भी प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, उसमें आपने डिफॉल्ट तो नहीं किया, चेक किया जाएगा। नंबर 2, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर, याद करो, ये तो पढ़ चुके हो आप लोग, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, आया था ना, कंपनी शैल नॉट इंक्लूडिंग डिफॉल्ट वाला पार्ट। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन एनी प्रेफरेंस शेयर, भाई जिसकी पेमेंट है दे दी हो, लोन हो तो लोन दे रहे वापस कर दिया हो, डिपॉजिट थी तो वो रिटर्न कर दिया हो, तभी आपके पास में आपको राइट है, आप इशू कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर वाला पार्ट। ये वो सेम प्रोविजन ही आ गया जो हमने पढ़ा था पहले, एसआर एंड जी। बस ये याद रखना, मस्ट वर्ड लिखा है यहां पर कि होना ही होना चाहिए। पेमेंट पेंडिंग है, डिफॉल्ट में हो, यू कैन नॉट अलाउड टू इशू, यू आर नॉट अलाउड टू इशू द प्रेफरेंस शेयर। नोट इट, आगे लिखो। ये वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट जो लिखवाने वाला हूं मैं, दिस प्रोविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखो, बनाओ इस पे स्टार, तारे सितारे बनाएंगे हम, लिखो, लिखो कंडीशंस, a separate question can be asked, can be framed on this particular point. The condition for issue of preference share, condition for issue of preference share, देखो redeemable after 20 years। क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने एक रिक्वायरमेंट पढ़ी कि 20 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, बट वहां पे कंडीशन और भी थी, कब हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए बेटा? यस, वेरी गुड। तो लिखो, इसमें बातें लिखो,
नोट करो, पहला कैसे लिखते हैं, नोट करते हैं। फर्स्ट नोट करो, द कंपनी is engaged in infrastructure product, that is schedule number 6. Number 2, the period of redemption shall not exceed, भैया 20 साल पार जरूर करो लेकिन एक्सीड 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल, ये थोड़ी 100 साल तक लेके चलोगे उसको आप लोग। नेक्स्ट, द कंपनी shall redeem a minimum 10% ऑफ, यानी कि सारे पेंडिंग चल रहे हैं, कुछ तो पेमेंट करोगे किसी की, 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर एवरी ईयर, हर साल कम से कम 10% लोगों की पेमेंट हो जानी चाहिए। देखो कहां से, बिगिनिंग फ्रॉम द 21st ईयर, ये कब चालू होगा, 20 साल पूरा होने के बाद से, 21st ईयर और अर्लियर। वो भी कैसे लिखो, ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, जितना बनता है, जितने इशू किए थे, ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, ठीक है बेटा, डन, खत्म। 10 बेटा, नहीं 30 years 10 to नहीं लिखा मैंने, चल नोट एक्सीड 30 years लिखा है, ये 10% लिखा है बेटा मैंने, नीचे वाला पार्ट तो प्रतीक्षा 10 से 30 साल लिखा है, नहीं बेटा। अच्छा कहां पे कौन बोल रहा है, नहीं बेटा लास्ट लाइन ये लिखी है मैंने, द कंपनी, मैं रीड कर रहा हूं, द कंपनी शैल रिडीम ए मिनिमम ऑफ 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर एवरी ईयर, हर साल कंपनी को 10% देना पड़ेगा, पेमेंट हो जानी, रिडम्पशन हो जाना चाहिए 21 साल से चालू होके, मतलब 20 साल तो लिमिट है ही ना, 20 साल के बाद के लिए बोला गया है बात, अब समझ में आया पॉइंट। 20 साल पूरा होने के बाद अगले 10 सालों में हर साल 10% की मिनिमम पेमेंट होनी चाहिए। हाँ तो उसमें भी लिमिट लगा दी ना, उसमें भी लिमिट लगा दी 30 साल तक। हाँ होना चाहिए, एग्जैक्टली, यस। इक्कीस साल इससे पहले, अब पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना जरूरी कि 20 साल का वेट करूं, हो सकता है 15 साल के बाद में ही मैंने पेमेंट करना चालू कर दिया, समझी आकांक्षा बेटा, डन, ठीक है भैया, समझेंगे कल मॉर्निंग में, इसको लिख चुके हैं पार्ट, और कल हम करेंगे अपना ऑल्ट्रेशन, कल आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लोज पढ़ेंगे कल हम, इसके अलावा क्या बेटा प्लीज, हाँ समझाऊंगा भी, और ये पार्ट भी ना हो जाता, अगर समझाने में टाइम बच जाएगा हमारे पास मॉर्निंग में, फिर नेक्स्ट चालू कर देंगे। किसका बेटा, आकांक्षा ही चलेगा बेटा, अभी ये मैंने क्या बोला, आपके पूरे कंपनी लॉ में सबसे बड़ा चैप्टर यही है बेटा, लेंथ वाइज। हाँ अभी चल रहा है बेटा ये, हालांकि तुम सेक्शन देखते रहो, देखो चेक करो, सेक्शन नंबर कौन सा था, 54 पढ़ा, 56 तक कर लिया ना, 72 टोटल, कितने हैं, मैक्स टू मैक्स, उसमें भी कुछ सेक्शन छोटे छोटे छोड़ देंगे, उनको स्किप कर देंगे,
स्किप मतलब समझा दूंगा, रीडिंग वाले पॉइंट होंगे वो वाले, मेन सारे लिख लेंगे इसमें हम। ओके बेटा मेरी बात ऐसे पढ़ दे, जो नोट्स हम कर रहे हैं नोट्स को पढ़ पहले तो, ठीक है। नोट्स पढ़ने, जैसे अभी कल शायद नीत ने बोला था, शायद बीच में शुभम नीत ने कहा था, नोट्स पढ़ने के बाद जब मॉड्यूल पढ़ोगे ना तो कुछ लाइन तुम्हें निकल के आएंगी वहां पे। अपने नोट्स के कंटेंट को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, फिर उठाओ मॉड्यूल कि टॉपिक कहां पर लिखा हुआ है, उस टॉपिक में पढ़ो, फिर उसको रीडिंग करना है। मॉड्यूल को याद नहीं करना, उसे सिर्फ नॉर्मली रीडिंग करना है। जैसे हम कॉमिक्स नहीं पढ़ते, न्यूज़ पढ़ते हैं, रीडिंग करते रहो, अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है, पेंसिल लेके बैठो, अच्छा ये लाइन ये है, प्रोविजन, ये प्रोविजन, जहां कोई एडिशनल लगे फोटो क्लिक करो, भेज दो मुझे, जो समझ में ना आए मुझे, जो आपको समझ में ना आए मुझे भेज दो, ठीक है। ऐसे पढ़ने का तरीका है। नीट ले बेटा, आज के स्टार्टिंग की स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना, ले बेटा। कहाँ तक हुआ था, तो हो गया था ना, नहीं यहां से है बेटा, फर्स्ट यहां से स्टार्ट हुआ था। डन। हाँ प्रतीक्षा, मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो बेटा, नो वरी। एक ये वाली है, सेकंड ये वाली है, थैंक यू। दिस वन, चले, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, ठीक। कौन किसको क्या बोल रहा है, डन, बाकी ले लिया, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं मॉर्निंग में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय। जीएसटी, अच्छा सुनो 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 सुनो, अच्छा बाकी सब चले गए ना, ओके चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मॉर्निंग नहीं, ग्रुप में नहीं, छोड़ो, क्लास 9 बजे लूंगा कल मॉर्निंग में, कल 9 o'clock लूंगा बेटा क्लास में, ठीक है। 9 बजे क्लास है कल मेरी, ओके। कल समझ लेंगे इस पार्ट को हम पूरा, ओके ठीक है बेटा, सी यू, बाय बाय, बाय बेटा।